वो कहता है कि जो एसी सोर्स का इनपुट वोल्टेज है उसका इक्वेशन है V in equals to 220 sin 100 pi t। और वो पूछना चाहता है कि D1 और D2 कौन से मोड में है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है। उसके लिए टाइम दिया हुआ है at t is equal to 15 मिलीसेकेंड्स। ओके, 15 मिलीसेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करो और इस इक्वेशन में पुट करो। जब आप पुट करते हो तो ये वैल्यू निकल करके आती है और ये आंसर वोल्ट्स में आएगा 220 sin 3 pi by 2। आप t की वैल्यू 15 मिलीसेकेंड 15 into 10 raised to the power -3 पुट करोगे तो sin 3 pi by 2। 3 pi by 2 means 270 डिग्री और sin 270 होता है -1, तो ये चीज निकल के आएगी -220 वोल्ट। यानी कि जिस वक्त वो आपसे चेक करने को बोल रहा है कि कौन फॉरवर्ड में है कौन रिवर्स में है, उस वक्त ये जो इसने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में जो इनपुट वोल्टेज दिया है उसकी वैल्यू आ रही है -220 वोल्ट्स। कंफर्म? अब शुरू करते हैं वो कंट्रोवर्सी कहां से शुरू होती है। बेटा सेल अगर होता डीसी सेल तो हमेशा ये बड़ा वाला डंडा पॉजिटिव माना जाता है, छोटा वाला नेगेटिव। लिखने की भी जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। एसी सोर्स में कहीं लिखा होता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है, ये तो हमारे परसेप्शन पे है। जनरली ज्यादातर बुक्स में जब आप ग्राफ बनाते हैं इनपुट एसी करंट या वोल्टेज का तो ऐसे बनाते हैं और जनरली इसको हम पहले पॉजिटिव लिखते हैं बाद में, और अगले में पहले जब ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, अगली हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। पहली चीज तो ये कहां लिखा हुआ है कि हमेशा जो पहली वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उसमें यही पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। मैं तो इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव मानता हूं। पक्की बात? तो सोचो जो यहां पॉजिटिव पहले मानेगा उसका D1 वाला पहले पॉजिटिव होगा और ये यहां नेगेटिव होगा, तो D1 फॉरवर्ड में हो जाएगा, D2 रिवर्स में हो जाएगा। ओके, जिसने उल्टा माना होगा वो उल्टे के हिसाब से आंसर देगा। लेकिन इसमें एक मजेदार चीज इसके बाद आती है, ये तो चलो मानने और ना मानने पे। वो मजेदार चीज ये है कि इसमें जो एसी का इनपुट दिया गया है वो एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से दिया गया है। और अगर आपने एसी में ट्रांसफार्मर ठीक से ध्यान से पढ़ा हो तो चाहे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, उसकी एक बहुत बड़ी खास बात होती है, ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल लेंस लॉ पे काम करता है, वो जो आउटपुट वोल्टेज देता है वो इनपुट वोल्टेज से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज देता है। और ये बहुत कम बुक्स में लिखा हुआ है, एचसी वर्मा में लिखा हुआ है। एचसी वर्मा में बाकायदा फॉर्मूला दिया हुआ है E2 upon E1 equals to, ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है N2 upon N1। एचसी वर्मा में पढ़िएगा, फॉर्मूला लिखा हुआ है E2 upon E1 equals to -N2 upon N1। ये माइनस साइन शो करता है कि जैसे मान लो मैंने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लिया, तो अगर इनपुट सिग्नल ये दिया मैंने वोल्टेज का, तो जो आउटपुट है मैंने स्टेप अप बोला ना, तो स्टेप अप जो आएगा वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी वगैरह में कोई चेंज नहीं होता। कुछ आपने चीज नोटिस की इन दोनों में? ये इधर जा रहा है और ये तो सोचना बेटा। और ये फैक्ट है, भले ज्यादातर बुक्स में ये लिखा नहीं है, ज्यादातर लोग जानते नहीं है, पढ़ाया नहीं जाता। अगर मैं बात करूं कि मैं इसी को पॉजिटिव मान लूं, ठीक है, सारी दुनिया पहले इसको पॉजिटिव मानती है, अगली साइकिल में इसको पॉजिटिव मानती है, तो सोचिए अगर ये पॉजिटिव था तो वो जो D1 और D2 लगे हैं वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल से कनेक्टेड है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो यहां वाला नेगेटिव हो जाएगा, जो कि जनरली इवन मैंने भी आपको जब पढ़ाया तो आप चेक करना फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने भी बताया प्लस प्लस, और हर जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बताते वक्त कोई ट्रांसफार्मर की इंट्रिकेसीज में नहीं जाता कि वो कैसे काम करता है, क्या करता है। इसलिए ये कंफ्यूजन होने की वजह से इसके दोनों आंसर्स करेक्ट माने गए हैं। एक्चुअल में फिर करेक्ट होना जो चाहिए वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप t इक्वल्स टू 0 पर
शुरुआत में पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आप किसे प्लस और किसे माइनस लेते हो या उसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए था इस चीज को, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर मुश्किल आ जाएगा। हाँ, लास्ट जो आपने बात पूछी उसका एक आंसर, अगर मैं पहली हाफ साइकिल में इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव लूं और ट्रांसफॉर्मर लगा है तो यहाँ नेगेटिव आएगा और इसका P वाला पार्ट नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो D1 इज रिवर्स बायस्ड, D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। लेकिन इन्हीं कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से ये क्वेश्चन इसके दोनों ऑप्शंस दिए गए। चलिए फटाफट कोशिश करता हूँ कि 6:15 तक जो भी मेरे को बताना है बहुत तेजी से मैं आपको बता दूं और उसके बाद इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा दूं। सबसे पहली चीज कि सेमीकंडक्टर्स की जो बेसिक जो थ्योरी है उसमें इन फॉर्मूलों के क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं। जो पहला फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, VD इज इक्वल टू NE टाउ ओवर M, या एक मिनट, VD से ना शुरुआत करके हम सीधे छोटे मोटे फॉर्मूले को J इज इक्वल टू सिग्मा E से ही शुरू करते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा E से डायरेक्ट स्टार्ट करो आप। करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, ये चाहे सेमीकंडक्टर हो या कंडक्टर हो, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और J की वैल्यू आपको NeVd भी पता होती है, तो जैसे ही आप सिग्मा E को NeVd से कंपेयर करोगे तो E की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू यहां से निकल के आएगी NeVd डिवाइडेड बाई E, जिसको हम बोलते हैं Ne म्यू। बेटा इस पे यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है, बस इसमें थोड़ा सा म्यू की यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर कभी छोटी मोटी चीजें यहाँ पर पूछ की जाती हैं। तो velocity acquired by the charged particle per unit applied field is called its mobility। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के अंदर कंडक्टिविटी दोनों की वजह से होती है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है और होल्स की वजह से भी होती है, इसलिए यहाँ जो टोटल सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी वो सिग्मा E प्लस सिग्मा H, दोनों को जोड़ लीजिए तो Ne इंटू E इंटू म्यू E प्लस NH इंटू E इंटू म्यू H के बराबर हो जाएगी। अगर सेमीकंडक्टर अपनी इंट्रिंसिक स्टेट में है, प्योर फॉर्म में है, तो प्योर फॉर्म में जितने भी चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं वो थर्मल एजिटेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि कोवैलेंट की बॉन्ड्स की ब्रेकिंग की वजह से पैदा होते हैं। और एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल होता है पैदा। उस कंडीशन में इंट्रिंसिक के केस में Ne की वैल्यू को NH या फाइनली इसे Ni के बराबर मान लिया जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये फॉर्मूला खूब यूज करते हैं, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला केमिस्ट्री के उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स की डेंसिटीज का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्योंकि जब आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, चाहे आप उसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करें या ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी की डोपिंग करें, चाहे आप उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएं, पहली बात, चाहे एन टाइप हो या पी टाइप, इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होता है, नंबर एक। और जब फॉर एग्जांपल आपने उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में कन्वर्ट किया तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, तो Ne की जगह तो अप्रोक्सीमेटली Nd का इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि जितने डोनर एटम्स आप जानते हैं, एक फास्फोरस एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो अगर 10 फास्फोरस एटम्स आए होंगे दोनों ने 10 डोनेट किए होंगे, तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में या यूनिट वॉल्यूम में जितने डोनर एटम्स आएंगे, जो डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डेंसिटी उसी के बराबर हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये लॉ ऑफ मास एक्शन काम करता है, प्रोडक्ट Nd इंटू NH ये Ni स्क्वायर ही बना रहता है। और यहाँ बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर अब ये वैल्यू तो एक्सेसिवली बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने पर चेंज होता है। तो बच्चा पूछता है सर Nd बढ़ने पर वो कांस्टेंट कैसे है, तो इसका आंसर है बिल्कुल केमिस्ट्री का वो इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। क्योंकि जब टेम्परेचर फिक्स्ड है और एक तरफ के चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करने लगते हैं, तो इंट्रिंसिक एक्शन से पैदा होने वाले ये NH सप्रेस हो जाता है, इनका प्रोडक्शन, सो दैट कि उस टेम्परेचर पे ये प्रोडक्ट कैसा बना रहे,
कांस्टेंट। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। साथ में जो पी टाइप होता है उसमें यही बन जाता है Ne into Na is equal to, उसमें ये एक्सेप्टर एटम्स की डेंसिटी हो जाती है। क्वेश्चंस में कोई खास तो ऐसा दम होता नहीं, हाँ अक्सर यूनिट का खेल खेला जाता है, कहीं सेंटीमीटर क्यूब, कहीं मीटर क्यूब, कहीं मिलीमीटर क्यूब, वो चेंजेस आप अपने हिसाब से और 10 की पावर के साथ सावधान रहिएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी में R is equal to rho L by A, ये हमारा पुराना फॉर्मूला है, अक्सर यूज होता है, हमेशा ध्यान रखना। यहां तक तो खत्म, इसमें अब कुछ विशेष बात बची नहीं, ये पहले से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जी। बाकी एक चीज वो थ्योरेटिकल मैंने पहले बताई थी, वो फिर से रिपीट कर दूं, जो मैंने अभी फॉर्मूला वीटी का लिखा था, E टाउ अपॉन m। जैसे जैसे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है, चाहे वो कंडक्टर हो या सेमी कंडक्टर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज करता है, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होने से आई कम होता है, आई कम होने से करंट डेंसिटी घट जाएगी, सिग्मा घट जाएगा। यानी कि किसी भी सॉलिड में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम हमेशा डिक्रीज करेगा, जिसका अल्टीमेट असर पड़ेगा कि उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी। बट सेमी कंडक्टर्स में ये इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ एट द सेम टाइम एक दूसरा इफेक्ट भी चल रहा होता है, और वो है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स। इसका भी फॉर्मूला एनर्जी, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। अब आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी बोल सकते हैं, होल की डेंसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिकली दोनों की डेंसिटी बराबर होती है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू t raised to the power 3/2 e to the power minus delta Eg upon 2 kT। हालांकि जितने क्वेश्चन जेईई मेंस तक में आए हुए हैं उसमें इसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ इतने से, एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है और इतने से काम हो जाता है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो डेंसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट्स व्हाई जो चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत तेजी से एब्रप्टली बढ़ेंगे, और वो जो पहले वाला इफेक्ट है, कौन सा वाला, वीटी और टाउ वाला, उसके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। और नेट इफेक्ट देखने में क्या आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सेमी कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी कम होगी। इनका अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कैसा माना जाता है, नेगेटिव। वो वाला rho t is equal to rho naught 1 plus alpha t वाले फॉर्मूले में ये अल्फा इनका नेगेटिव होता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, रो एट हायर टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीजें थी, इन पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, यही बताना था मुझे। इसके बाद वो जो कॉन्सेप्ट था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स, हमेशा याद रखिएगा बेटा, जब भी आइसोलेटेड गैसियस एटम्स सॉलिड स्टेट बनाने के लिए पास पास आते हैं, तो वो एनर्जी स्टेट्स जिनकी एनर्जी इक्वल या नियरली इक्वल होती है, वो आपस में इंटरैक्ट करके जो शुरुआत में एक वेल डिफाइंड या शार्पली डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है, उसमें एक स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और स्प्लिटिंग के स्टार्ट होने से बनता है एक एनर्जी बैंड। जैसे 1s वालों का एक अपना बैंड बनेगा, वो एनर्जी बैंड, 2s वालों का अपना बैंड बनेगा। बैंड फॉर्मेशन के दौरान नंबर 1, टोटल एनर्जी इन एनी बैंड इज कांस्टेंट, यानी कि बैंड बनने से पहले जितनी एनर्जी इंडिविजुअली सबके पास होती है, बैंड फॉर्म होने के बाद भी उतनी ही एनर्जी मानी जाती है। अगली चीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी बैंड ऑलवेज कांस्टेंट। मिलने से पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स उस स्टेट में टोटल थे, मिलने के बाद भी उतने ही होंगे। इवन साइट्स वैकेंट और फिल्ड, इनकी संख्या में भी कोई चेंज नहीं आता। जिसका वो एग्जांपल देते हैं कि अगर हम सोडियम ले लें तो उसका जो लास्ट ऑर्बिट होता है 3s1, उसमें मैक्सिमम एक शेल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही फील्ड है। तो अगर आपने n सोडियम एटम्स लिए हैं, तो वो जब अपना 3s का एनर्जी बैंड बनाएंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होंगी 2n, लेकिन फील्ड कितनी होंगी, n, और n कितनी होंगी, empty। तो टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड एंड अनऑक्यूपाइड साइट्स कह लीजिए, वो सारी की सारी कांस्टेंट रहती है। इसमें कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, वो सब मैं बता चुका हूं, ठीक है। एक साल, हालांकि ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जेईई मेंस में बहुत पहले 2006 में एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, वो है फर्मी एनर्जी लेवल। ये वीबी है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। याद रखिएगा, मेटल्स के अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड या तो ओवरलैप करते हैं या बहुत माइन्यूट गैप, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का गैप होता है, जो कि थोड़ी सी थर्मल एनर्जी या बहुत मामूली इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको सप्लाई किया जा सकता है और कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का गैप जो होता है वो होता है सेमीकंडक्टर्स के पास, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर का जो बैंड गैप है, और बैंड गैप हमेशा वैलेंस बैंड के हाईएस्ट लेवल और कंडक्शन बैंड के लोएस्ट लेवल के बीच में देखा जाता है। इसे फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप भी कहते हैं। डायमंड के लिए वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जर्मेनियम के लिए 0.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज आप अच्छी तरह से जानते हैं। बात थी वो फर्मी एनर्जी लेवल की। एक्चुअली जब एक इंट्रिंसिक स्टेट में सेमीकंडक्टर होता है प्योर फॉर्म में, तो हम मानते हैं कि इन दोनों एनर्जी बैंड्स का जो एवरेज है, मतलब इन दोनों लेवल्स का जो एवरेज है, वो ठीक इसके बीच में लाई करता है, और इसी को कहा जाता है ये फर्मी एनर्जी लेवल। और मैंने इसकी डेफिनेशन देखी थी, उसमें लिखा था कि एक ऐसा एनर्जी लेवल जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 50% या उससे ज्यादा होती है। तो अगर किसी टेम्परेचर पर आप फर्मी एनर्जी लेवल जज कर रहे हो, तो वो प्योर फॉर्म में जब आप देखोगे किसको, एक सेमीकंडक्टर को, तो वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के ठीक बीच में होता है। ठीक है, सवाल बस सिर्फ 2-3 चीजें याद करनी है, इनकी डेप्थ में तो जाना ही नहीं, क्योंकि फर्मी एनर्जी लेवल 12th क्लास में यूज ही नहीं हुआ। बस एक बार एक्सेप्शनली उन्होंने यूज कर लिया जेईई वालों ने, नीट में कोई भी नहीं आएगा कभी वर्ड। याद रखिएगा, प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ठीक बीच में होता है। लेकिन अगली बात, जब उसे डोप कर दिया जाता है एन टाइप या पी टाइप, तो इसमें शिफ्टिंग होती है। और आपको मैंने खुद बताया था कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक मेटा एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे बन जाता है, और यहां इलेक्ट्रॉन्स आपके अच्छी खासी तादाद में मौजूद होते हैं। ये वही इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हम डोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ये गैप तकरीबन 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है, तो फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की ओर शिफ्ट करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अब ऊपर के इलाके में ज्यादा होती जाती है। और सिमिलरली अगर हम बात करें इसकी पी टाइप की, तो पी टाइप में मैंने एक मेटा लेवल यहां दिखाया था। यहां पे ज्यादातर होल्स होते हैं, इन्हीं होल्स को फिल करने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ आते हैं, और ये जो गैप था वो 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच में होता है। और इसके पीछे का भी रीजन दिया था बेटा, क्योंकि अभी जेईई वालों का पेपर चल रहा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आए हुए हैं। याद रखिएगा, ये 0.01 टू 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किस लिए है, क्योंकि होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से कुछ कम होती है। उसका रीजन पहला, होल के साथ कंडक्शन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। जबकि इलेक्ट्रॉन को तो बाहर से एनर्जी मिली, बॉन्ड टूटा और वो चल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बनने और वैकेंट साइट को फिल करने में कुछ फाइनाइट टाइम लगता है और प्रोसेस डिलेड हो जाता है। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट उस टाइम भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका प्रूफ ना हमारे सिलेबस में ना हमें जरूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताया जाता है कि द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ होल का रिलेटिविस्टिक मास, दैट इज मास इन मोशन, ग्रेटर होता है रिलेटिविस्टिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिससे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड से वो कम काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, क्योंकि उस पे जो फोर्स लगता है वो उसको कम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। साथ में साइज लार्जर होने की वजह से उसके जो कोलिजन्स होते हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, और फ्रीक्वेंट कोलिजन होने की वजह से उसकी मोबिलिटी जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट होती है। तो ये 2-3 रीजंस हैं जो आ सकते हैं किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को टिक करने में। इसके बाद मेरे ख्याल से इसके बाद जो अगली चीज मुझे बतानी चाहिए
वो एक तो हमारे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में है। जब आप पी पढ़ चुके, एन पढ़ चुके, तो पीएन जंक्शन डायोड में एक वही पुरानी चीजें, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, डिप्लेशन लेयर, ये सब ग्राफ जरूर एक देख लीजिएगा जो फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में हम यूज करते हैं बेटा। यहाँ पे V एज अ फंक्शन ऑफ X दिखाया जाता है। मान लो ये पीएन जंक्शन डायोड है, और उस क्लास में मैंने एक चीज और बताई थी बेटा कि जब ये डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाता है, ये पोटेंशियल बैरियर यहाँ बन जाता है, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लग जाता है, और ये जो चार्जेस हैं ये इमोबाइल आयंस की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब ये मूव नहीं होते, ये चलते फिरते नहीं रहते। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि क्या एक ऑर्डिनरी वोल्ट मीटर से इस पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जा सकता है? आंसर है नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस तब नापा जाएगा जब कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आएगा, ये चार्जेस यहां से मूव करने को राजी नहीं है। तो इसलिए, और नॉर्मली जो हम डे टू डे लाइफ में वोल्ट मीटर यूज करते हैं, उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस भी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि हमारा पर्पस और पूरा नहीं हो सकता। तो एक इस बात को ध्यान रखिए। अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ बाइसिंग अप्लाई करें, फॉरवर्ड या रिवर्स, तो जब तक बाइसिंग अप्लाई नहीं करेंगे और मान लीजिए आप पी पार्ट से एन पार्ट की ओर जा रहे हैं, तो वही रिलेशन है V इज इक्वल टू ED फॉलो करते हुए ये ग्राफ लीनियरली बढ़ता है। या यूं कर लीजिए, पहले इसको 0 मान लीजिए, फिर इसको बढ़ा लीजिए, ये अनबायस्ड मोड में ग्राफ आता है। लेकिन जब आप इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे, दैट मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे जो इस इंटरनल फील्ड के अगेंस्ट हो, उस कंडीशन में आपको, फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहा हूं, ये बैरियर पोटेंशियल की हाइट कम महसूस होती है। और ये वाला फैक्ट कहां यूज किया जाता है? जितने भी सर्किट वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें अगर सिर्फ डायोड या आइडियल डायोड वर्ड लिखा हो और फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड, तो फॉरवर्ड बायसिंग में किसी भी डायोड का जो रेजिस्टेंस माना जाता है वो 0 माना जाता है। हाँ, रिवर्स बायस मोड में कोई भी डायोड हमेशा कितना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन अगर फॉरवर्ड मोड में डायोड है और क्वेश्चन में या डायग्राम में सिलिकॉन या जर्मेनियम मेंशन है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। बैकवर्ड मोड या रिवर्स मोड में तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उस ब्रांच में करंट ही नहीं जाना। लेकिन जो फॉरवर्ड मोड है उसमें जो भी आपने एक्सटर्नल ईएमएफ यहां से अप्लाई किया है, फॉरवर्ड की बात कर रहा हूं, P पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, N नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। तो सपोज अगर ये E वोल्ट की बैटरी है और मामला सिलिकॉन का है, तो पहले वो एक जो नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज आता है, जिसके बाद करंट का फ्लो इसमें कॉन्टिन्यूअसली होना शुरू होता है, वो वोल्टेज है इतना। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको जो नेट वोल्टेज सर्किट में मिल रहा है वो कितना है? E माइनस 0.70। और अगर यही पे जर्मेनियम का होगा तो 0.30 कम कर लेते हैं इसके अंदर से, ध्यान रखिएगा। और रिवर्स बायस मोड में हम यही मानते हैं कि इसकी हाइट बढ़ जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए इसका अपना खुद का पोटेंशियल बैरियर, इसकी वैल्यू वो V0 देता है, ध्यान से सुनना, और अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज V लगाया तो फॉरवर्ड मोड में नेट वोल्टेज V माइनस V0 मिलता है, लेकिन रिवर्स मोड में वही दोनों ऐड हो जाते हैं V प्लस V0। ये पोटेंशियल बैरियर है, ये अप्लाइड वोल्टेज है बाहर से। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस में लगानी है। इसके अलावा फोटो डायोड हो या लाइट एमिटिंग डायोड हो, दोनों जगह यही फॉर्मूला यूज होना है, डेल्टा Eg इज इक्वल टू Hc बाई लैम्डा या h न्यू। इस पे क्वेश्चंस होते हैं, एक में लाइट फॉल करती है, उसकी इंटेंसिटी हमें कंपेयर करनी होती है, देखना होता है, और एक में लाइट एमिट होती है लाइट एमिटिंग डायोड के द्वारा। सोलर सेल का ग्राफ ये वाला होता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं। ये V एट ओपन सर्किट होता है, ये I एट शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, ये I और V का ग्राफ होता है यहाँ पे, ठीक है। हालांकि लाइट एमिटिंग डायोड का डायरेक्टली ग्राफ नीट में तो कभी नहीं पूछा गया, जेई में एक बार 4 ऑप्शंस में चेक करना था, तो आपको याद होगा बेटा मैंने एलईडी में लिखवाया था, एलईडी LFH, लाइट एमिटिंग डायोड, फॉरवर्ड बायस मोड एंड हेवीली डोप्ड। तो उसमें अगर वो आपसे IV कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पूछता भी है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें आप फॉरवर्ड मोड का ही ग्राफ बना करके दे दें, और उसमें अलग अलग लाइट निकल रही थी तो 2-3 ग्राफ ऐसे ऐसे करके दिए हुए थे। तो इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। ये एलईडी का ग्राफ है,
फोटो डायोड की बात करें, फोटो डायोड पे अक्सर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एलईडी के कंपैरिजन में। और हाँ, एलईडी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, फैक्चुअल बात है, अगर आपको लाइट एमिटिंग डायोड से विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट चाहिए तो ऐसे मटेरियल्स चूज करने चाहिए जिनका बैंड गैप 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो, क्योंकि जब आप ये वैल्यूज उस फॉर्मूले में रखोगे ना तो एमिटेड लाइट की वेवलेंथ जो आएगी वो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में आएगी और विजिबल लाइट आपको मिलेगी, जिसके लिए गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोइड GaAsP, यानी कि ये जो तीन एलिमेंट्स हैं गैलियम, आर्सेनिक और फास्फोरस, इनके प्रॉपर अलग अलग मात्रा में कॉम्बिनेशंस बना करके इनको एलईडी की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से एलईडी नहीं बनते हैं, क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का बैंड गैप देख लीजिए वो इस रेंज में नहीं आता है। फोटो डायोड पे रिवर्स बायस मोड में यूज होता है, नॉर्मली डोप्ड होता है, PNR बताया था मैंने आपको। अगर लाइट फॉल नहीं कर रही है तो एक छोटी सी रिवर्स करंट, ये तब है जब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी 0 है जो उसके ऊपर गिर रही है, लेकिन जैसे ही आप उसके डिप्लीशन रीजन पे सफिशिएंटली एनर्जेटिक लाइट गिराओगे, क्या मतलब है मेरा सफिशिएंटली एनर्जेटिक लाइट से, लाइट के फोटॉन्स इतने एनर्जेटिक हों कि कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़ पाए, तो होता क्या है, उस बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस होंगे और वो जो रिवर्स फील्ड लगी हुई है किसकी, पोटेंशियल बैरियर वाली, वो रिवर्स करंट को कुछ बढ़ाती है। तो सपोज अगर आप डिफरेंट इंटेंसिटीज लगाते हैं, ये तो I = 0 पे था, ये I1 पे था, ये I2 पे था, ये I3 पे, तो I3 सबसे बड़ी है, I2, ये I यहाँ पे बेटा इंटेंसिटीज लिखी है, जब आपने I3 इंटेंसिटी की लाइट डाली तो सैचुरेशन करंट ये आई, ध्यान रखना बेटा, I y एक्सिस पे है, V x एक्सिस पे है, तो ये जो वैल्यू आएगी इतनी, इसे हम कहेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट व्हेन इंटेंसिटी I3 इज फॉलिंग ऑन द सेमीकंडक्टर डायोड। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कौन सी, I3, क्योंकि जितनी ज्यादा इंटेंस आएगी लाइट, बॉन्ड्स उतने ज्यादा टूटेंगे और रिवर्स करंट उतनी ज्यादा। हालांकि रिवर्स करंट के फॉर्मूले पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन याद रखिएगा, रिवर्स करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, I = I0 e⁻kt-1। I0 को रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं, V अप्लाइड वोल्टेज हो गया, T टेम्परेचर, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। I0 इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट को नाप कर आप डिफरेंट लाइट सिग्नल्स की इंटेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं। याद रखिएगा, फोटो डायोड का यूज फोटो डिटेक्टर की तरह होता है, जो लाइट की वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करता है, या दो से ज्यादा सिग्नल्स अगर आपको लाइट के दिए हैं तो उनकी इंटेंसिटीज को कंपेयर करने के काम में लाया जाता है। ये तो बात रही फोटो डायोड की। फोटो डायोड के बारे में आखिरी बात, और ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, फोटो डायोड को रिवर्स बायस मोड में क्यों यूज करते हैं? तो उसका सीधा कारण है, यूज तो हम चाहे तो फॉरवर्ड मोड में भी कर सकते हैं। पहला रीजन है सेफ्टी पर्पस। जाहिर सी बात है, हमारा काम लाइट की इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई या कंपेयर करना है, वो अगर जितनी कम वैल्यू ऑफ करंट से पॉसिबल हो जाए उतना बेहतर, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट डायोड के थ्रू पास करेगी जूल रेटिंग उतनी होगी और उसके बर्न करने के चांस उतने ज्यादा होंगे, पहला। दूसरा रीजन जो ज्यादातर दिया जाता है, और ये मैंने बताया भी था, जब बेस वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू स्मॉल होती है तो उसमें आने वाला रिलेटिव चेंज जो होता है वो ज्यादा आराम से ऑब्जर्व किया जा सकता है। वो एग्जांपल था, 1000 समोसों में 50 गायब हो जाना पता नहीं चलता, लेकिन 50 समोसों में 10 का गायब हो जाना पता चलता है। क्यों? क्योंकि वहां 50/1000 है 5%, यहां 10/50 है 1/20%। तो बेटा रिलेटिव चेंज तब देखना ज्यादा आसान होता है जब बेस या रेफरेंस वैल्यू स्मॉल हो, इसलिए हम स्मॉल रिवर्स करंट को अपना बेस मान करके चलते हैं। ठीक है, ये यहां वैसे तो सर ने कहा था कि जीनर डायोड के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह बता दिए थे, दो चीजें लास्ट की बता के बस हो गया। अब क्वेश्चंस, एवलांच और जीनर ब्रेकडाउन, और अक्सर बच्चे वही क्योंकि ऑप्शंस मिलते जुलते होते हैं कंफ्यूजन हो जाते हैं। दोनों के बारे में याद रखिएगा बेटा।
सबसे पहली बात, जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह यूज होता है, पहला। दूसरा, जानबूझ करके हम फैब्रिकेट करते हैं। तीसरा, डायोड जब भी ब्रेकडाउन मोड में काम करेगा, चाहे जीनर हो या एवलांच, हमेशा रिवर्स बायस मोड में होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में कभी भी ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन नहीं आती है, ठीक है। जीनर डायोड की सबसे बड़ी खास बात, क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला, हैवीली डोप्ड, पी पार्ट और एन पार्ट बहुत ज्यादा डोपिंग वाले होते हैं। ज्यादा डोपिंग होने से क्या होता है, डिप्लीशन रीजन का इलाका जो होता है वो वेरी थिन, और इवन मैंने वैल्यू भी बताई हुई थी, 10 रेज टू द पावर -5 मीटर से लेके 10 रेज टू द पावर -3 मीटर, इस ऑर्डर की होती है। और अगर आपने एक स्मॉल रिवर्स वोल्टेज भी दे दिया 5, 6, 7, 8 वोल्ट का, तो ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगी, सोचिए अगर यहां मैंने कहीं 10 रेज टू द पावर -5 या -4 रख दिया, तो इस ई की वैल्यू हजारों और लाखों में चली जाती है। और बेटा इस वैल्यू की वजह से डिप्लीशन रीजन वाले इलाके में कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटना शुरू कर जाते हैं, और जब कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं तो आपकी रिवर्स करंट बढ़ती है। वही रिवर्स करंट ब्रेकडाउन रीजन में जैसे ही 5, 6, 7 वोल्ट तक बढ़ती है, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लग जाता है। ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा दिया जाता है। जब भी जीनर डायोड न्यूमेरिकल्स में देखें, यूज करें, ऐसे करके बना होगा। बेटा ये नेगेटिव वाला मोर पॉजिटिव पे होगा और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, अक्सर ऐसे देते हैं। जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो सीधा एक काम किया था, यहाँ 6 वोल्ट लिख लो, यहाँ 0 वोल्ट लिख लो। सपोज यहाँ एक बैटरी लगाई है 8 वोल्ट की, तो यहाँ 8 वोल्ट लिख लो, यहाँ 0 वोल्ट लिख लो। यहाँ अक्सर इसकी सेफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस RS लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जरा देखो, ये रेजिस्टेंस जो लगा है उसके एक एंड पे पोटेंशियल कितना है, 8 वोल्ट, यहाँ कितना है 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया। तो अक्सर इसका R निकालना होता है या फिर चेक करना होता है करंट कितनी पास करेंगे, ये इन सारे क्वेश्चंस में यही अप्रोच लगाया है, ठीक है। जहां तक बात लास्ट ब्रेकडाउन की है, एवलांच ब्रेकडाउन की, जनरली जीनर ब्रेकडाउन जो होता है 5 to 8, कुछ बुक्स में 6 to 8 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन जब रिवर्स वोल्टेज 8 वोल्ट या उससे ज्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, और कारण बहुत ध्यान से सुनना बेटा। एवलांच ब्रेकडाउन में कोई भी एक्सेसिव डोपिंग नहीं होती, वो नॉर्मल डोपिंग होती है। जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ते बढ़ते इस ऑर्डर या इससे ऊपर पहुंच जाता है, कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो जो दोनों इलाके हैं पी रीजन और एन रीजन, इनके अंदर मौजूद कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि आपको याद होगा बेटा, ये जो रिवर्स फील्ड होती है, जो रिवर्स अप्लाइड फील्ड होती है, ये मेजॉरिटी के मोशन को सप्रेस करता है, जबकि माइनॉरिटी के मोशन को सपोर्ट करता है। तो पी में जो इलेक्ट्रॉन्स और एन में जो होल्स हैं, पर आ गया यार, जो आज सुबह हुआ है फटाफट से ना पहले वो करवा लेते, क्योंकि कुछ बच्चे बोले जिन्होंने कल पेपर देने जाना तो उनको उसका फायदा मिल जाएगा। तो सेमीकंडक्टर फिर कंटिन्यू करो, बैठते हैं।
जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत। आवाज तेज नहीं हो रही यार कुछ, पर यही सही है यार। फिर मैं खुद हल्के बोलूंगा यार, वो सही रहेगा मेरे गले के लिए भी। बस ऐसे थोड़ा सा बेस ज्यादा आ रहा है आवाज में, कोई बात नहीं, दिक्कत आ रही है और हल्के बोलूंगा। काश ऐसा होता कि मैं सोचूं और आवाज आ जाए। बस प्रिंट आउट भी आई रहे। बेटे जसप्रीत मैम को बुलाओ, जसप्रीत मैम को बुलाओ। जी, ये छोटे वाला फोन लगाया तो इससे आधी बार तो दिक्कत ही होती है। इसी को लगाते हैं रिकॉर्डिंग, और ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। बंद हो गया।